विमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और न केवल एक बार, 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये कहते हैं कि उस सफर को सुनकर के रूह कांप उठती है, लेकिन इन्होंने 2 बार फतेह किया। निश्चित रूप से इनके लिए एक रोमांचित कर देने वाला ये क्षण रहा। हर कोई जानना चाहता है कि एवरेस्ट का सफर कैसा रहा, कितने दिन में इन्हें फतेह किया, और रूट जो रहा उसमें क्या हर्डल्स रही, कहाँ एंजॉय किया, कहाँ ये कहें कि बिल्कुल सपने ऐसे लगते होंगे कि चकनाचूर हो जाएंगे, कभी लगता होगा कि हम बिल्कुल फतेह करेंगे। वो आत्मविश्वास और जो एक मंजिल दिखाई दे रही थी उनको डगमगाने वाला कुछ वो दिन भी सामना करना पड़ा होगा। वो तमाम चीजें जो आपको और हमें रोमांचित कर देंगी, दीपिका के मुंह से सुनेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपिका, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम वो सफर आपका जानना चाहेंगे जो निश्चित रूप से आपने एक बार नहीं 2 बार फतेह किया, और हर किसी का सपना होता है कि हम एक बार एवरेस्ट को जाके तो देखें। आपने तो फतेह किया है उसमें। जी देखिए, ये जो सफर था ये मेरा 2003 में स्टार्ट हुआ था। जब मैंने 2003 में मैं अपने कॉलेज परस्यू कर रही थी, तो और उसी वक्त मैंने एनसीसी में भी मैं एक एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ। तो उसी दौरान मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए चुना गया था, जो एनआईएम उत्तरकाशी से मैंने किया है। तो जब वो कोर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि माउंटेनियरिंग होता क्या है, क्योंकि राजस्थान से हैं, पहले मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था इतने साल पहले, तो बहुत सारी उस वक्त नॉलेज नहीं था जाते वक्त कि माउंटेनियरिंग के अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है। बट जब मैं उस कोर्स के लिए गई, मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके लिए मुझे बहुत अच्छे ग्रेडिंग्स मिले, और मैंने एडवांस कोर्स किया, और एज ए कैडेट ही मैंने 3-4 एक्सपीडिशंस किए थे। तो ये जो मेरा माउंटेनियरिंग वाला जो शुरुआत है, जब मुझे एक्चुअली पता चला, मैं क्रेडिट देना चाहूंगी एनसीसी को कि उसके कारण मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मुझे पता चला कि मुझमें एक हिडन क्वालिटी है कि आई कैन सर्वाइव इन माउंटेन्स। तो वो वाली चीज को लेके उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था। और जैसा हर एक माउंटेनियर का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर उसे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये जो मेरा सपना जो मैंने 9-10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 2012 में, जब मैंने 21 मई 2012 को पहली बार माउंट एवरेस्ट समिट किया था। और इतने समय बाद में ये जो गैप रहा था, उसके बाद में मैंने, क्योंकि फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आर्मी में चले गए, आर्मी में जाने के बाद में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और सेकेंड टाइम जब अभी हमने 25 मई 2016 को हमने समिट किया था, ये एनसीसी गर्ल्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन था। एनसीसी ने पहला गर्ल्स एक्सपीडिशन एवरेस्ट के लिए प्लान किया था। तो ये जो सफर रहा माउंटेनियरिंग का सफर, जो मेरी लाइफ में ये एक बहुत ही गैप्स के बाद में, 8-9 इयर्स के बाद में दोबारा, और फिर उसके बाद में सपना पूरा हुआ, और एक बार नहीं मुझे 2 बार जाने का मौका मिला। जी, अगर उस सफर की हम बात करें कि जहां से आपने नेपाल, तिब्बत, इस सारी चीज पूरे रूट को आपने क्रॉस किया, बेस से और टॉप तक का हम सफर जानना चाहेंगे। ये तो आपका काफी लंबा सफर, कई दिन लगे थे, लेकिन हम चंद मिनटों में उसको जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो सफर है एवरेस्ट का, सिर्फ 1-2 महीने का सफर नहीं है, इसके पीछे 2 साल लगे, क्योंकि एनसीसी का फर्स्ट गर्ल्स एक्सपीडिशन था। तो उन्हें सबसे पहले एक स्टाफ को सेलेक्ट किया गया, आर्मी से जो ट्रेनिंग स्टाफ को सेलेक्ट किया गया। बाद में जो पूरे भारतवर्ष से 120 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करके उनको ट्रेनिंग दी गई। तो सबसे पहले उन्हें कस्टमाइज ट्रेनिंग एचएमआई दार्जिलिंग में दी गई। उसके बाद में 35 गर्ल्स को सेलेक्ट करके हमने 2 एक्सपीडिशंस किए थे। पहला एक्सपीडिशन माउंट देवटिब्बा जो मनाली में है, इसकी हाइट 20,000 फीट है, और दूसरा एक्सपीडिशन जो माउंट त्रिशूल है 7120 मीटर इसकी हाइट है, और ये उत्तराखंड में है। इन दोनों एक्सपीडिशंस के बाद में फाइनली हमने अपनी टॉप 10 एनसीसी गर्ल कैडेट्स को सिलेक्ट किया, और हमने इसी साल जनवरी में सियाचिन बेस कैंप में अपनी विंटर ट्रेनिंग की। तो इस जो 2 महीने जो एवरेस्ट वाला सफर है, उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत एफर्ट्स एनसीसी के द्वारा और एक टीम के द्वारा, कैडेट्स के द्वारा दिया गया था। और फाइनली हम लोग 31 मार्च को काठमांडू पहुंचे, और 4 अप्रैल से हमने जो ट्रेडिशनल रूट लिया था, जो जीरी करके एक विलेज है काठमांडू से आगे, तो वहां से हमने अपना 17 डेज का ट्रैक किया, और हम 18वें दिन हम बेस कैंप पहुंचे।
जब हम लोग वहां पहुंचे और हमने बेस कैंप से ऊपर अपना क्लाइंब स्टार्ट किया, तो जो बेस कैंप से ऊपर जो एक सबसे पहला जो हर्डल आता है वो है खुम्बू आइस फॉल। खुम्बू आइस फॉल अपने आप में बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है कि ये दुनिया का सबसे फास्ट मूविंग ग्लेशियर है। वहां पे बहुत जल्दी जल्दी जैसे अगर आप आज ऊपर जा रहे हैं तो नेक्स्ट डे अगर आप आएंगे तो आपको रूट चेंज मिलता है। दीपिका, पहली बार जब आप लोग अपनी यात्रा शुरू की, कितने लोग थे उसमें? इस बार में हाँ। जी देखिए, यात्रा जब शुरू की थी तो हमारे साथ में जो हम लोग का जो 22 का टीम था, 4 ऑफिसर्स थे, 10 एनसीसी कैडेट्स थे, 2 जीसीआई और ट्रेनिंग स्टाफ हमारा था, जिसमें जो हमारा क्लाइंबिंग स्टाफ था वो 19 का था, जिसमें से 16 लोगों ने क्लाइंब किया है। जी, तो सारे लोग पूरे किस बेस कैंप तक सब लोग साथ में रहे? फिर देखिए, बेस कैंप से जब तक हमने एक्लिमेटाइज किया तब तक पूरा टीम जो था, हमारी क्लाइंबिंग टीम थी, वो एक साथ थी। लेकिन जब हमें फाइनल अपने क्लाइंब के लिए, समिट के लिए जाना था, तो हमने अपने आप को, क्योंकि हमारे टीम बड़ी थी, तो हमने आपको 2 भागों में, 2 सब टीम्स में डिवाइड कर लिया, टीम 1, टीम 2। और जो टीम 1 थी उसमें 2 ऑफिसर्स, 5 कैडेट्स और 2 पीआई स्टाफ थे। इसी तरीके से टीम 2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन था। और टीम 1 ने पहले बेस कैंप से स्टार्ट किया था और उसके एक दिन बाद में टीम 2 ने स्टार्ट किया था। तो टीम 2 टीम 1 को फॉलो कर रही थी। तो 21 मई को टीम 1 ने सबमिट किया और 22 मई को टीम 2 ने सबमिट किया। तो हमने 2 भागों में टॉप तक जब आप लोग गए थे, कितने बेस कैंप्स को आप लोगों ने यूज किया? कितनी जगह रुकना हुआ? जी देखिए, टॉप बेस कैंप सिर्फ एक ही होता है, जो कि जहां से आपका देखा जाए तो एक आपका 1 महीने के लिए वो आपका एक घर है वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको आपका किचन स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। वहां पे थोड़ी बहुत आप अपने आप को रेस्ट के लिए वो बेटर जगह रहती है। लेकिन जब हायर कैंप्स की बात आती है, कैंप 1, 4 कैंप्स वहां पे लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एंड कैंप 4। कैंप 4 है वो साउथ कॉल उसको बोला जाता है, उसको डेड जोन भी बोलते हैं, क्योंकि इतनी संसार की सबसे ऊंची चोटी है और जैसे जैसे आप हाइट गेन कर रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है। ये जो मुश्किल है, जैसे हम लोग जब कैंप 3 जा रहे थे तो हमने एकदम से देखा कि कुछ स्लाइड होते हुए हमारे पास से निकल रहा है। थोड़ा गौर से देखा जब मैंने तो पता चला उसके नीचे सर है, पैर ऊपर है। बाद में जब इंक्वायर किया तो एक डेड बॉडी जा रही थी, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड शेरपा था जो रूट ओपन कर रहा था, और वो तकरीबन 28,000 फीट की हाइट से वो गिरा और वो हमारे वहां सामने से नीचे गिरता हुआ जा रहा था। आपको डेड बॉडीज क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें देख के, और जब आपके साथ बच्चे हों, 19 से 22 साल के बीच के यंग कैडेट्स हों, भी सारा ख्याल तो रखना होता उनके है। लिए वो उस वक्त आपका ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिजिकली उन लोगों को बहुत ट्रेन किया गया है। ऐसा जो अवसर आता है, जैसे कह रहे हैं कि बॉडीज जब निकल करके जाती हैं तो आदमी की, मुझे लगता है कि वो बड़ा ही क्योंकि एक ह्यूमन नेचर भी है, भावनाएं भी हमारी लगी होती हैं, एक बॉडी सामने कुछ कर नहीं पाते हैं हम। तो वो जो वक्त होता है, क्योंकि आपने कहा कि एक ऐसा एज ग्रुप भी है जो बिल्कुल जोश में कदम भी अच्छे से उठा सकता है और नर्वस भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि, और माउंटेनियरिंग तो ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें कि मेरा जो खुद का मानना है कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से काम नहीं चलता है, मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। क्योंकि 2012 में जब मैंने पहली बार एवरेस्ट के लिए मैं गई थी, तो हमने जो खुम्बू आइस फॉल के बारे में मैं आपको बता रही, जिसको हर बार आपको हायर कैंप्स के वक्त जाते वक्त क्रॉस करना पड़ता है, तो उसी वक्त जस्ट मेरे सामने किसी और टीम का शेरपा था, वो उसने अच्छे से एंकर नहीं लगाया और वो मेरे सामने ही हम लोगों के सामने वो खाई में गिरा। और जब नेक्स्ट टाइम हमने बहुत बार वो क्रेवास क्रॉस किया, लेडर्स क्रॉस किए थे, लेकिन जब उसको गिरते हुए देखा और डेड बॉडी उनकी देखी और बर्फ में चारों ओर खून फैला हुआ देखा, तो जब मैं वो क्रॉस कर रही थी तो जिस लेडर को जिन क्रेवासेस को हमने बहुत कॉन्फिडेंस से पहले क्रॉस कर चुके थे, उसमें लिटरली मेरे पैर शिवर कर रहे थे कि कहीं उसको डेड बॉडी को देख के मैं ना गिर जाऊं। तो ऐसे जब सिचुएशंस आपको आती है, जैसे हम जब साउथ कॉल से ऊपर कैंप 4 जो 28,000 फीट की हाइट पे जब आप समिट के लिए जाते हैं, तो जब हम 2012 में जा रहे थे तो रात को हम लोगों ने बीच में रेस्ट लिया
मॉर्निंग में आते वक्त पता है, मुझे लगा मेरे साथ कोई और माउंटेनियर रेस्ट कर रहा है। जब मॉर्निंग में जब हम नीचे उतरे तब मुझे पता चला वो एक डेड बॉडी थी जिसके साथ में मैं बैठ के रेस्ट कर रही थी, पानी मैंने पिया। तो ये सब जो चीजें हैं कि डेड बॉडीज को क्रॉस करना, लोगों को जब फ्रॉस्ट बाइट हो जाते हैं, आपको पता है इनके उंगलियां कटने वाली हैं, पैरों की उंगलियां कटने वाली है, तो इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो हमेशा जो हमें सिखलाया गया और जो मैंने फॉलो किया कि आपको जब ऐसी सिचुएशन आती है, और यही चीज मैंने अपने एनसीसी गर्ल कैडेट्स को बोला कि जब ऐसी सिचुएशन आपको आती है, अगर आप किसी डेड बॉडी को देखते हैं, तो जैसे आर्मी में, फौज में कहा जाता है कि कोई शहीद होता है तो ऐसा नहीं है कि शहीद को देख लिया तो आप वॉर नहीं कंटिन्यू करेंगे, वॉर तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो उस माउंटेनियर को आप तहे दिल से उसको सल्यूट कीजिए, क्योंकि वो उस लेवल तक वहां तक आया है, और क्योंकि आपका जो गोल है, आपका मेन है, वो उससे कहीं ऊपर है, तो आपको अपनी फर्दर क्लाइंब करनी होगी। तो जस्ट सल्यूट हिम एंड कीप मूविंग। चलिए, दीपिका को आपने सुना और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आपने सुना माउंट एवरेस्ट के उस सफर की यादें जो दीपिका 2 बार जीत करके लौटी। एक छोटे से ब्रेक के बाद